Hello everyone. Now today I am back with the video जो सीरीज़ में था कि हम लोग थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक करा? लास्ट वीडियो में हम लोग कर लिए थे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा एक्सेस डिमांड क्या होता है, डिफिशिएंट डिमांड क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो आज हम लोग उसी एक्सेस डिमांड या डिफिशिएंट डिमांड के इम्प्लीकेशंस को पढ़ेंगे। भाई क्यों होता है वो, और फिर उसके रेमेडीज़ क्या है, वो सब हम इस पार्ट में करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग एक्सेस डिमांड के बारे में पढ़ते हैं कि एक्सेस डिमांड क्या चीज़ होता है। भाई एक्सेस डिमांड, अब देखो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि भाई फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब मान लो ये आपकी दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसे आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट कह लो, और इसे आप लोग एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कह लो। ये आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व हो गया और ये आपका एग्रीगेट डिमांड हो गया। अब मान लो इस एम्प्लॉयमेंट लेवल पे इकोनॉमी की फुल इक्विलिब्रियम है, इस लेवल पे इकोनॉमी की फुल इक्विलिब्रियम है, मतलब Y1 लेवल ऑफ इनकम पे हमारी जो इकोनॉमी है ये अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, नॉट इक्विलिब्रियम, अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, इस लेवल ऑफ इनकम पे। तो इस लेवल ऑफ इनकम के लिए भाई हमें एग्रीगेट डिमांड कितनी चाहिए? इस लेवल का एग्रीगेट डिमांड चाहिए हमें। अब ऐसा पॉसिबल हो सकता है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा, अब ये पॉसिबल हो सकता है कि भाई हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो इसके इक्वल ही हो। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम के इक्वल हो सकता है हमारा एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इक्विलिब्रियम के लिए जितना रिक्वायर्ड है, जिसे हम इफेक्टिव एडी कहते हैं, दैट इज मेट बाय द एग्रीगेट सप्लाई। जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होता है, उसे इफेक्टिव डिमांड कहते हैं। तो ऐसा पॉसिबल है कि हमारा इफेक्टिव डिमांड हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल के लिए जो रिक्वायर्ड डिमांड है उससे कम हो, उसके इक्वल हो या उससे ज़्यादा हो। तो अब इन केसेस में इक्वल हो तब तो भाई ठीक है, इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम पे। अब वो इक्विलिब्रियम लेवल फुल एम्प्लॉयमेंट के पहले भी हो सकता है, फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद भी हो सकता है। तो अगर पहले हो तो क्या होगा और बाद हो तो क्या होगा, हमें उसके बारे में पढ़ना है। अब देखो क्या कर रहे थे हम लोग। हाँ, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। अब ये जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई का लेवल है और ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है, ये हमारा रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड है टू रिक्वायर्ड एडी टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट। टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन अब ऐसा पॉसिबल तो हो सकता है ना कि हमारा जो एक्चुअल एडी है, जिसे हम लोग जो हमारे एग्रीगेट सप्लाई से मिलकर क्या बनाएगा, इफेक्टिव एग्रीगेट डिमांड, यानी कि जो हमारा एक्चुअल एडी है दैट इज AD1, वो हो सकता है इस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे जाके मिले। तो यहाँ क्या हो गया भाई साहब, हमें रिक्वायर्ड इतनी ही थी, एक्चुअल एडी जिसे हम इफेक्टिव डिमांड कहते हैं, हमें रिक्वायर्ड बस इतने की थी, और हमारा एग्रीगेट डिमांड हो कितना रहा है, तो इसे यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई जो कि 45 डिग्री लाइन है। हमारा एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड में इतना था
बट यहाँ पे देख रहे हो ये एक्सेस एग्रीगेट डिमांड आ गया। ये जो पॉइंट, ये जो गैप है, दिस इज एक्सेस एग्रीगेट डिमांड। इस गैप को हम लोग क्या कहते हैं, हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज़्यादा हो गया, जितना हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कितना, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के लिए ये चाहिए, और हमारा हो कितना रहा है, इतना पे आ रहा है। तो ये जो हमारा लेवल है इसको कहते हैं एक्सेस डिमांड। ये जो गैप क्रिएट हो रहा है उस गैप को कहते हैं हम लोग एक्सेस डिमांड। अब उस एक्सेस डिमांड से क्या होगा भाई, सबसे पहली चीज़, अब आपको लगता है कि अगर हमारी इकोनॉमी चाह भी ले, सारे फॉर्म्स मिलकर चाह भी ले कि हम उस एक्सेस डिमांड के लेवल को पूरा कर दें एग्रीगेट सप्लाई से, तो पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हमारी इकोनॉमी इस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे, फुल एम्प्लॉयमेंट पे, अब यहाँ से कुछ भी ऐसा रिसोर्स बचा ही नहीं है जिसे वो एम्प्लॉय कर दे। और यहाँ पे लाने के लिए, इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें ये लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट चाहिए। पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारी इकोनॉमी फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे आ गई है। तो इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। आउटपुट तो बढ़ नहीं सकता है, एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ नहीं सकता है। कहाँ पे पहुँचे हम लोग? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई एक्सेस डिमांड का क्या होगा इम्प्लीकेशन हमारे इकोनॉमी में। तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले इफेक्ट ऑन आउटपुट। एक्सेस डिमांड का इफेक्ट ऑन आउटपुट क्या होगा? नो चेंज। आउटपुट चेंज हो ही नहीं सकता भाई। आउटपुट इंक्रीज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अब बताओ, इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट इंक्रीज होगा नहीं, हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हम लोग एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ा नहीं सकते। इकोनॉमी में ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है। अब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम होता तो ठीक है, हम कुछ यूनिट्स बढ़ा देते, कुछ ऐसा रिसोर्स बचा ही नहीं है जिसे हम एम्प्लॉयमेंट पे लगा दें। तो हमारे आउटपुट में नो चेंज, एम्प्लॉयमेंट में नो इंक्रीज, एंड हमारा जो इफेक्ट ऑन प्राइस है, तो इस केस में हमारा जो प्राइस होगा इट विल इंक्रीज, लीडिंग टू इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। क्या समझे? इफेक्ट ऑन आउटपुट कुछ नहीं, इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट कुछ नहीं, प्राइस क्या होगा? इंक्रीज होगा। किसमें? जब हमारे इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड हो तब। अब देखो, क्योंकि इट में लीड टू इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, इसलिए इस एक्सेस डिमांड के सिचुएशन को कौन सा कहते हैं? इन्फ्लेशनरी कहते हैं। इसे कहते हैं इन्फ्लेशनरी। आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट तो इससे चेंज होगा नहीं। हम लोग आउटपुट कैसे निकालते हैं? आप एक बात बताओ, रियल आउटपुट की बात हो रही है यहाँ पे, मैं आपको बता रही हूँ। आउटपुट इक्वल टू क्या होता है? टोटल आउटपुट इक्वल टू क्या होता है? अगर हम मॉनेटरी टर्म्स में बात करें तो जितना भी क्वांटिटी है इनटू पर यूनिट प्राइस। क्वांटिटी हम बढ़ा नहीं सकते, तो इस एक्सेस डिमांड को मीट करने के लिए क्या करेंगे? हम अपने प्राइसेस को इंक्रीज कर देंगे। क्वांटिटी तो भाई बढ़ा नहीं सकते क्योंकि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है, इसलिए सिचुएशन को इन्फ्लेशनरी कहते हैं। कौन सा कहते हैं? इन्फ्लेशनरी। ठीक है। अब देखो, अब क्योंकि एक्सेस डिमांड हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो भाई इसका रीज़न रहा होगा। एक्सेस डिमांड होने का, एक्सेस डिमांड होने का रीज़न तो कुछ ना कुछ रहा होगा। क्या हो सकता है भाई? हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड के बारे में क्या पढ़ा? एग्रीगेट डिमांड के बारे में हमने पढ़ा AD इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, दैट इज नेट एक्सपोर्ट। N लिख सकती हूँ बट मैं X माइनस M लिख रही हूँ। अब बताओ, AD ज़्यादा हो गया है। AD कैसे ज़्यादा हो जाएगा? या तो कंजम्पशन बढ़ेगा, या तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, या तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, या तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, या इंपोर्ट घटेगा। इन्हीं केसेस में हो सकता है एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा। इंपोर्ट घटेगा क्योंकि यहाँ पे ये X माइनस M है, हम लोग नेट एक्सपोर्ट्स लेते हैं। हम लोग
नेट एक्सपोर्ट्स लेते हैं। नेट एक्सपोर्ट इक्वल टू क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अब अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या, लोगों की इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो रहा है, तभी तो भाई हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। अब इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगा, इसलिए तो बढ़ेगा हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सीधी सी बात है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है भाई, जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है फर्म्स का वो बढ़ जा रहा है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ेगा भाई, इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करता है। देखो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारा नॉर्मली तो इन्वेस्टमेंट को हम इस चैप्टर में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को ले रहे हैं कांस्टेंट, बट वो डिपेंड किस पे करता है, तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब कब ये इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में ऐसा फर्म को लगेगा, वो जब कंपेयर करेंगे फर्म को ऐसा लगेगा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मार्केट में वो कम हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे। ठीक है, चलो तीसरा पॉइंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट किस पे एक्सपेंडिचर करती है, देखो फर्म्स का इन्वेस्टमेंट हमने क्या बताया, हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज कांस्टेंट, इट इज नॉट ड्रिवन बाय द प्रॉफिट मोटिव और एनीथिंग, बट एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम बढ़ता है इन्वेस्टमेंट ऐसे बढ़ते जाता है। बट एनीवे, अब हम लोग आ रहे हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे। गवर्नमेंट किस पे एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है वो प्रॉफिट मोटिव का नहीं होता है, वो पब्लिक वेलफेयर पे एक्सपेंडिचर करती है। डैम बना दे, इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ ऐसा डेवलपमेंट करे, तो जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्रीज आएगा तो क्या होगा, हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। एक्सपोर्ट जो हमारा है, एक्सपोर्ट अगर एक्सपोर्ट बढ़ जाए, एक्सपोर्ट बढ़ाने की टेंडेंसी हो सकता है कि भाई वर्ल्ड मार्केट में या आउटसाइड इकोनॉमी में हमारा जो प्राइस है, हमारा जो डिमांड है वो बढ़ रहा है, तो हम उस चाहेंगे ना कि उस डिमांड को हम फुलफिल करें, तो जो हम एक्सपोर्ट जो हमारा है अगर हम उसे बढ़ा रहे हैं तो हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है। इम्पोर्ट घटा रहे हैं, इम्पोर्ट जो हम बाहर से मंगवाते हैं उसको हम घटा रहे हैं, तो हमारा एग्रीगेट डिमांड क्या हो रहा है, घट रहा है। बहुत बढ़िया। राइज इन एक्सपोर्ट, फॉल इन इम्पोर्ट में अलग से तो कुछ नहीं लिखी हूँ, इसको लोग याद करते भाई, इसमें याद करने लायक क्या चीज़ है, आप ही बताओ इसमें याद करने लायक क्या चीज़ है। हमें पता है एग्रीगेट डिमांड के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स। अब हमें पता चल गया है। अब इसमें एक और चीज़ होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट जब डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है, इसे मैं आपको यहाँ बताऊंगी नहीं, इसे आप लोग बजट वाले चैप्टर के लिए रख लो, याद करके रखना। डेफिसिट फाइनेंसिंग बजट वाले चैप्टर में, डेफिसिट फाइनेंसिंग आपको वहाँ बताया जाएगा कि भाई गवर्नमेंट किस केस में डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है, उससे क्या होता है। इट इज़ बेसिकली दैट वो गवर्नमेंट जो है पैसा ज़्यादा, मनी ज़्यादा प्रिंट करती है, वो सर्कुलेशन में ज़्यादा, तो इसलिए एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा तो वो ज़्यादा खर्च करना चाहेंगे, तो वो डेफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है। ठीक है, तो इसमें याद करने लायक जैसा तो कुछ है नहीं। एंड मैं बता रही हूँ इन सब पोर्शन से क्वेश्चन आते ही आते, बोर्ड ले लो, CUET ले लो, कुछ भी ले लो, सैम्पल पेपर ले लो, एडिशनल पेपर ले लो, कुछ भी ले लो, इन पोर्शन से क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ लिए कि भाई एक्सेस डिमांड क्यों होता है और उसका इफेक्ट क्या होता है। डायग्राम में भी हम लोग देख लिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आए, आपके पास लिखा रहे ना लिखा रहे क्वेश्चन में, डायग्राम जरूर बनाना। ठीक है, और इसका नेचर क्या होता है, इन्फ्लेशनरी होता है। इस गैप को क्या कहते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। ये जो हमारा एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है, जिसे हम इफेक्टिव एग्रीगेट डिमांड कह रहे हैं, और जो हमारा रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव करने के लिए, अगर हमारा एक्चुअल AD रिक्वायर्ड AD से ज़्यादा है तो उस गैप को क्या, कौन सा गैप कहते हैं, दिस गैप इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप।
कौन सा गैप भाई? इन्फ्लेशनरी गैप। चलो, ये कहानी हो गई एक्सेस डिमांड की। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा डिमांड? डिफिशिएंट डिमांड। कौन सा डिमांड पढ़ेंगे अब? कौन सा केस हो सकता है? एक तो फुल एम्प्लॉयमेंट में इक्वल हो, या तो कम होगा या ज़्यादा होगा। इक्वल हो तो कोई समस्या नहीं है भाई, इक्विलिब्रियम पे है। कम होगा तो क्या होगा? ज़्यादा होगा तो हम क्या होगा वो पढ़ चुके हैं। नाउ कम्स डिफिशिएंट डिमांड। देख लो भाई, ये हो गया वाई एक्सिस, ओरिजिन एक्स एक्सिस, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व। दिस इज अवर रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड, दैट इज लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, वाई। अब जो हमारा it is required aggregate demand, AD represents, Y represents full employment level, 45 degree line that is AS। अब जो हमारा एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो कितना है? ये। ठीक है, दिस इज इफेक्टिव डिमांड, दैट इज द एक्चुअल डिमांड विच इज मेट बाय द सप्लाई। अब हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं भाई? हमें चाहिए कितना लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए? ये लेवल चाहिए। उसके लिए एग्रीगेट डिमांड कितना चाहिए? इतना चाहिए। एक्चुअल में कितना है? ये आप गैप देख रहे हो? एक्चुअल में कितना है? इतना ही है भाई। क्या करें? देखो, चाहिए कितना? इतना। है कितना? इतना। ये जो गैप क्रिएट हुआ, इस गैप को क्या कहते हैं? चाहिए ये, है ये, क्या है? एक्सेस है या डिफिशिएंट? डिफिशिएंट का मतलब कम, लिटरल मीनिंग पे जाओ तो डिफिशिएंट का मतलब कम, एक्सेस का मतलब ज़्यादा। यानी जो रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव करने के लिए, अगर उससे ज़्यादा हो गया एक्सेस हो गया, जो रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड है उससे कम है डिफिशिएंट हो गया। तो इस गैप को क्या कहेंगे? डिफिशिएंट डिमांड कहेंगे। इतना से हमारा डिमांड कम है। इफेक्ट क्या होगा भाई? कम है तो इकोनॉमी क्या चाहेगा? हम इक्विलिब्रियम पे आए। इक्विलिब्रियम पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिमांड बढ़ाना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिमांड बढ़ाना पड़ेगा। सप्लाई तो कांस्टेंट है, क्योंकि केन्स के अकॉर्डिंग क्या होता है? हमारा इक्विलिब्रियम लेवल कौन डिटरमाइन करता है? हमारा एग्रीगेट डिमांड। अब देखो, उसके लिए अब जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो उससे क्या होगा भाई? पहला इफेक्ट ऑन, हमारा एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल में इतना है, कम है हमारा एग्रीगेट डिमांड। तो अब फर्म्स क्या चाहेंगे? डिमांड तो भाई ऑलरेडी कम है हमारा, तो फर्म क्या चाहेंगे? मतलब सप्लाई ज़्यादा हो गया, डिफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन है, तो फर्म्स क्या चाहेंगे कि हम अपने आउटपुट को इंक्रीज करें या डिक्रीज? इफेक्ट ऑन आउटपुट कहाँ पे आना है? क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब देखो, क्योंकि एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड हमारी इकोनॉमी में डिटरमाइन हो गया कि भाई इस लेवल पे है, इकोनॉमी फुल इक्विलिब्रियम लेवल पे ऑपरेट नहीं कर रही है। वो कैसे करेगी, कैसे हम इक्विलिब्रियम तक जा सकते हैं, दैट इज अनदर टॉपिक। लेकिन अभी क्या सिनेरियो है? अभी हमारा डिमांड कम हो गया है। अभी हमारा डिमांड कम हो गया है, तो उस कम डिमांड के बाद वो फिर फर्म्स कैसे रिएक्ट करेंगे? तो वो अपने आउटपुट को डिक्रीज कर देंगे। आउटपुट को डिक्रीज करेंगे तो फिर क्या होगा भाई? आउटपुट को डिक्रीज करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट लेवल भी, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे तो इक्विलिब्रियम का इकोनॉमी काम नहीं करेगी ना, डिमांड ही कम है, डिमांड ही कम है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे तो वो काम करेगी नहीं। तो आउटपुट क्या होगा?
डिक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंड हमारा प्राइस भी क्या होगा, हमारा प्राइस भी डिक्रीज करेगा। जो हमारे इकोनॉमी का जनरल प्राइस लेवल है वो क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि भाई डिमांड ही कम है, डिमांड कम है तो वो जो एक्सेस सप्लाई किए हुए फर्म्स क्या चाहेंगे, बेच दें। बेचने का क्या लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स टर्म में मत जाओ, बट स्टिल वो सोचो ना एक चीज़ आप, कि वो फर्म्स क्या चाहेंगे, जो हमारा एक्सेस है उसको हटाएं, एक्सेस इन्वेंट्री जो है उसके लिए क्या फर्म में कौन सा सिचुएशन आएगा, भाई आउटपुट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली डिफ्लेशनरी सिचुएशन आएगा। तो इस गैप को कौन सा गैप कहते हैं, डिफ्लेशनरी गैप। इसके रेमेडीज क्या होंगे वो मैं अभी नहीं बता रही, अभी ये क्या चीज़ है इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप, उसका इफेक्ट क्या होता है एंड वो क्यों होता है मैं वो बता रही हूँ। अब इसके रेमेडीज क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में आप देख लेना, अभी क्या है वो समझो। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप पहले ये समझ लो कि क्या है, फिर उसका सॉल्यूशन क्या होगा वो तो देख लेंगे हम लोग। चलो क्यों हो सकता है, क्या बताया था मैंने, AD इक्वल टू C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब AD कम है, क्या क्या हो सकता है भाई, जो आदमी का MPC है ना वही फॉल कर गया है, तभी तो एग्रीगेट डिमांड कम है। पैसा कितना आ रहा है आदमी के जेब में, पैसा रखे हुए हैं बस, खर्च नहीं कर रहे हैं कहीं पे भी, तो क्या हो गया, फॉल इन MPC, फॉल इन MPC लीड्स टू फॉल इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड देन इट लीड्स टू फॉल इन एग्रीगेट डिमांड। चलो ठीक है भाई, फॉल इन MPC का पॉइंट हो गया। फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो फॉर्म्स है, क्यों इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फॉल हो रहा है, अभी अभी बताया भाई, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट ROI को कर लिया कंपेयर, बस हो गया बोरा क्या, ROI को देख लिया क्या है, इन्वेस्टमेंट क्योंकि कम हो रहा है तो ROI ऑब्वियसली क्या होगा, ज़्यादा होगा, तब तो वो फर्म इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा है ज़्यादातर रेट ऑफ इंटरेस्ट में, तो ROI जब इंक्रीज होगा। तीसरा देखो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फॉल करेगा, ऑब्वियसली फॉल किया होगा भाई, पैसा लोगों के पास, कि गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर करेगी पैसा किसके पास जाएगा, लोगों के पास जाएगा, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट जो कर रही है वो कम होएगा। एक्सपोर्ट्स कम होएगा, इंपोर्ट्स ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको किस सिनेरियो में डिफ्लेशनरी गैप होगा, किसमें इन्फ्लेशनरी गैप होगा। इसमें लेवल ऑफ आउटपुट फर्म डिक्रीज करेंगे, उसमें इफेक्ट ही नहीं होगा, कोई चेंज ही नहीं होगा। इसमें एम्प्लॉयमेंट लेवल डिक्रीज होगा, उसमें चेंज नहीं होगा। इसमें प्राइस डिक्रीज होगा, उसमें प्राइस इंक्रीज होगा। उसको कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, इसको कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप। क्यों होगा, तो उसमें MPC बढ़ रहा था, इसमें घट रहा है, सीधा उल्टा ये डिफरेंस आ जाता है। कभी कभार नहीं भी आए फिर भी एक भाई आ ही गया, जब कॉन्सेप्ट पढ़ लिए तो डिफरेंस क्या चीज़ है। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, बट आप लोग आई एक्सपेक्ट कि आपने इससे पहले न्यूमेरिकल्स कर लिए होंगे। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना थ्योरी पार्ट है, उतना नहीं है, बट हाँ न्यूमेरिकल्स आपको करना चाहिए, वो उससे क्वेश्चन तो आना ही है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, तब के लिए बाय।